है कि अब मैं धर्म गुरु की बात को मानूं जो टीवी डिबेट में आते हैं। मुझे पता नहीं उनको 50-5 हज़ार रुपये मिलते हैं टीवी डिबेट में आने के या नहीं मिलते हैं। सर ऐसी बातें पर मिलते हैं कि नहीं मिलते नहीं है। ऐसी बातें जो टीवी डिबेट पे पैनलिस्ट होते हैं वो पैसे लेकर आते हैं, उनका धंधा है ये। अब आज़ादी की लड़ाई है। पहले आज़ादी की लड़ाई तो चलिए जो है अंग्रेज़ों से थी, यहाँ पर अंग्रेज़ तो है नहीं। चोरों से लड़े थे, अब चोरों से लड़े हैं। आप उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं कि एनआरसी नहीं कर होने देंगे, तो एनआरसी नहीं हो। हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सीए एनआरसी का पूरे देश में विरोध हो रहा है, तो विरोध करने वाले ज़्यादातर लोग जो है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका एक नाम है उमर खालिद, जो काफ़ी नामों से जाने जाते हैं। कभी कोई जो उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग कहता है, कोई भी उनके ऊपर देशद्रोह के नारे लगाने का आरोप लगाया जाता है। आज वो गली न्यूज़ में हमारे साथ हैं, उनसे खुद जानेंगे कि आखिर क्या बात है। उमर भाई, हर जगह आप जाते हैं तो कुछ आपके चाहने वाले भी लोग हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे भी लोग कहते हैं कि उमर खालिद जो है देशद्रोह। क्यों ऐसा होता है? देखिए, अब जो दूसरे टाइप के लोग हैं उनका नंबर तो घटता जा रहा है, क्योंकि अभी जो सीए के बाद विरोध प्रदर्शन देश भर में चल रहे हैं, उसने एक चीज़ तो जाहिर की है कि इस देश के आइन को मानने वाले लोग अभी भी वो मेजॉरिटी में हैं। अभी भी हिंदुस्तान की बहुसंख्यक आबादी हिंदुस्तान के आइन को मानती है, और जो नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का जो आइन पे हमला है उसके खिलाफ खड़ी होगी। अब ये बात स्वाभाविक है, जो भी विरोधी होता है, जो भी सरकार का विरोधी होता है, जो भी सत्ता से सवाल पूछता है, एनीवन हु ट्राइज टू मेक पावर अकाउंटेबल, तो जो लोग सत्ता में होते हैं पहले उस पर दमन करते हैं, और दमन करने से पहले उसको बदनाम करते हैं। जेएनयू का पुरानी रवायत है कि जेएनयू ने हमेशा सरकार से सवाल पूछे हैं, चाहे ये सरकार हो चाहे पिछली सरकार हो, चाहे इमरजेंसी के दौर में इमरजेंसी के खिलाफ इंदिरा गांधी के खिलाफ बोलने की बात हो। तो हमारी आवाज़ को दबाने के लिए हमको इन सब नामों और ये सब तमगे दिए गए हैं कि हम डीलेजिटिमाइज हो जाएं। नहीं, लेकिन क्यों आप पर अक्सर आरोप लगाए जाते हैं कि देश विरोधी नारे लगाते हैं, देश विरोधी जो गतिविधि करते हैं, क्यों ऐसा आप पर लगाया जाता है? देखिए, अगर ऐसा कुछ आरोप है तो आरोप सिद्ध होना चाहिए। आरोप जिंदगी भर आरोप ही रहेगा क्या? मतलब 4 साल बीत गए हैं, अभी हम 2020 में हैं। जिस केस की आप बात कर रहे हैं वो 2016 की बात है। उसके बाद नया भी तो आ गया, टुकड़े गैंग, उसमें एक नाम आपका भी शामिल हो जाता है। नहीं, तो वो तो उसी केस को लेके है ना। अब बात यह है कि टुकड़े टुकड़े गैंग, अगर सही में कोई गैंग एग्जिस्ट करता है तो सरकार उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है? अभी हाल ही में एक इंसान है साकेत गोखले, उन्होंने आरटीआई फाइल किया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। उन्होंने बोला कि टुकड़े टुकड़े गैंग के बारे में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, क्योंकि जो होम मिनिस्टर हैं वो जगह जगह जाके बोलते हैं अपनी चुनावी सभाओं में। तो वो क्या है टुकड़े टुकड़े गैंग, उसके कौन मेंबर्स हैं, कौन इसका लीडर है, ज़रा इसके डिटेल्स दीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जब जवाब आया कि ऐसा कोई गैंग है ही नहीं। तो ऑन पेपर उनके पास कोई सच्चाई नहीं है, और ये बात वो भी जानते हैं। लेकिन ये सिर्फ लोगों को बदनाम करने के लिए, लोगों को डीलेजिटिमाइज करने के लिए इस किस्म के तमगे का इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसा नहीं पहली बार किया जा रहा है, जब इमरजेंसी के जो लोग विरोध कर रहे थे उनका भी किया जा रहा था। और बात यह है कि आज के वक्त में सरकार का सवालों के पास जवाब नहीं है। जब सवालों का जवाब नहीं होता तो सवाल पूछने वाले को बदनाम किया जाता है। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि एक मासे से बहुत ज़्यादा लोग इसका विरोध करें, पर सरकार को तो ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि सरकार जो बैकफुट पे जाने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि सरकार बैकफुट पे जाने को तैयार नहीं है। अगर आप किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं, आप एनआरसी कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। एनआरसी कॉन्टेक्स्ट में अगर बोला जाए तो एनआरसी के बारे में पिछले 1 साल से कितना अमित शाह ने कितने रैलीज में जाके बोला होगा कि देश भर में एनआरसी होने वाली है। अभी प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं, 22 दिसंबर को रामलीला मैदान में क्या बोला, अभी पार्लियामेंट में क्या बोला कि नहीं हमारा एनआरसी लाने का कोई मंशा नहीं है, हम एनआरसी नहीं लाना चाहते। ये बदलाव क्यों आया? चलिए, वो तो स्टेटमेंट अलग अलग हर बार कुछ ना कुछ जो है प्रधानमंत्री का लगाता है, अमित शाह का लगाता है। लेकिन एक चीज़ जानना चाहूँगा, आपका विरोध जो है किस चीज़ पर है? सीएए पर है या एनआरसी पर है? किस चीज़ पर, या दोनों पर है? दोनों नहीं, तीनों पर। सीए, एनआरसी, एनपीआर। ये एक टाइम नहीं है। एनपीआर में 50 दिन भी नहीं बचे। 1 अप्रैल से एनपीआर लागू होने वाला है, और एनपीआर के जरिए ही एनआरसी कराया जा रहा है। जो क्रोनोलॉजी हमको समझाई गई थी गृह मंत्री द्वारा कि सीए आएगा, उसके बाद एनआरसी आएगा, और एनआरसी का पहला कदम एनपीआर होगा जो गृह मंत्री की वेबसाइट पे है। तो ये कॉम्बो पैकेज है, आप इसको अलग करके नहीं देख सकते। जो है मुस्लिम धार्मिक गुरु कह रहे हैं कि जो है उन्हें एनआरसी से, अरे सीए पर विरोध नहीं है, एनआरसी से विरोध है लेकिन सीए का विरोध नहीं है। ऑन टेलीविजन उन्होंने कहा है। बहुत सारे ऐसे जो है धर्मगुरु है, मुस्लिम धर्मगुरु। तो आपको क्या लगता है जो है कि सीए का विरोध है या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, अब मैं धर्म गुरु की बात को मानूं जो टीवी डिबेट में आते हैं। मुझे पता नहीं उनको 50-5 हज़ार रुपये मिलते हैं टीवी डिबेट में आने के या नहीं मिलते हैं। सर ऐसी बातें निकल कर आती हैं। तो आरोप लगा रहे हैं उन पर मिलते हैं कि नहीं मिलते? नहीं है, ऐसी बातें जो टीवी डिबेट पे पैनलिस्ट होते हैं वो पैसे लेकर आते हैं, उनका धंधा है ये।
अब बात है मैं टीवी की बात मानूँ या ज़मीन पे जो बात मानूँ। अब जो टीवी पे सच्चाई दिखती है और ज़मीन पे सच्चाई दिखती है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर सीए का विरोध नहीं होता मुसलमानों की तरफ से तो आज देश में 50 से ऊपर शाहीन बाग क्यों होते? आज मुंब्रा के अंदर, कल्याण के अंदर, भिवंडी के अंदर, मुंबई बाग के अंदर, दिल्ली में शाहीन बाग है, पटना में सब्ज़ी बाग है, पटना में फुलवारी शरीफ है, रांची में है, लखनऊ में घंटाघर है। देश भर में इतनी सारी जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मैं तो बोलूँगा आज़ाद भारत का सबसे बड़ा आंदोलन हो रहा है। अगर विरोध नहीं होता तो इतने लोग सड़कों पर निकल कर आते क्या लोगों को समझ नहीं है? क्या लोगों को काम नहीं है? लोगों को काम धंधे नहीं है? लोगों को पसंद है कि दिल्ली के अंदर जब इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है, क्या वहाँ महिलाओं को पसंद है बाहर आना? एक महिला के 4 महीने के बच्चे की मौत हो गई, उसके बावजूद वो महिला लौट के प्रोटेस्ट में आ गई। क्या हमारे जब बच्चे मरते हैं या हमारे जब बुजुर्ग मरते हैं या बीमार होते हैं तो क्या हमें शौक है बाहर आने का? और एक चीज़ आरोप लगाया जाता है, जिस तरीके से तादाद में महिलाएं आ रही हैं, जो है आरोप लगाया जा रहा है अपोजिशन की तरफ से बहुत सारे लोगों का। ये कहना है कि महिलाओं को जो है कि आगे भेज दिया गया और मर्द जो है वो पीछे रह गए। अच्छा। देखिए स्टेटमेंट भी क्या आया था जो है यूपी के मुख्यमंत्री का, जो है आपने भी सुना होगा, तो इस पर क्या कहना? देखिए इसमें मैं 2 बातें बोलूँगा। पहली बात बोलूँगा कि जब ट्रिपल तलाक को लेकर मुस्लिम महिला पर राजनीति कर रहे थे तो क्या बोला जाता था कि मुस्लिम महिला बेचारी है, बेबस है, उसको घर से नहीं निकलने दिया जाता, मुस्लिम मर्द बहुत जुल्म करते हैं, सुबह शादी करते हैं, रात तक तलाक दे देते हैं, और अब मुसलमान बहनों को बचाने के लिए एक ही रहनुमा बचा है, नरेंद्र भाई। अब जब मुसलमान बहनें बाहर निकल कर आई हैं, जब भी उनको प्रॉब्लम है। इनको प्रॉब्लम क्या है? इनको ये प्रॉब्लम है जब मुसलमान बहनें अपनी बात खुद कहने लगें। मुसलमान बहनें अगर बोलें कि हमें किसी भाई की ज़रूरत नहीं है, हम अपने सवाल खुद उठा सकते हैं, हम अपनी आवाज़ खुद बन सकते हैं, उससे उनको प्रॉब्लम है। और जहाँ तक योगी आदित्यनाथ की बात करी जाए, उनके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। उनका महिलाओं को लेकर क्या विचार है? वो क्या बात किया करते थे पहले कि अगर वो एक हिंदू महिला को पकड़ेंगे तो हम 100 मुसलमान महिलाओं को पकड़ेंगे? उनका वीडियो है, स्टेज पे वो बैठे हैं, उनके एक सपोर्टर जाके भाषण दे रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं को कब्र से निकालो, उनके डेड बॉडी के साथ रेप करो। अभी कुलदीप सिंह सेंगर केस में क्या हुआ? एक बलात्कारी विधायक को बचाने के लिए पूरा यूपी स्टेट मशीनरी उस बलात्कारी विधायक को बचा रहा है। जो सर्वाइवर है उसके पूरे परिवार को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया। अकेले लड़ी वो, कोई सरकार की तरफ से सपोर्ट नहीं है, अकेले लड़ी और अकेले जीती, और आज वो विधायक जेल के अंदर है। तो योगी आदित्यनाथ तो महिलाओं के बारे में जितना कम बोले उतना अच्छा है। इनको समस्या ये है कि जिनको कल तक बेचारा बोला था, जिनको कल तक बेबस बोला था, आज वो अपनी आवाज़ खुद बनी है और इस हुकूमत को डरा रही है। अच्छा, ये विरोध कब तक? एक सवाल जो है सबके जहन में आता है, हर तरफ लोग बैठे हैं, ये विरोध आखिर कब तक? मतलब आज 2 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, कब तक ये विरोध? ये सवाल सरकार से पूछना चाहिए। जैसे मैंने विरोध करने वालों से मैं पूछ रहा हूँ। सरकार तो जब सरकार का स्टैंड होगा वो तो बताएगी, लेकिन विरोध करने वाले इस वक्त आप लोग हैं, जो आप विरोध करने वालों में से हैं, तो ये विरोध कब तक है? देखिए सिंपल सी बात है, जो मैंने बोला विरोध करने का हमें शौक नहीं है। हमारे कुछ डिमांड है, वो डिमांड जब भी मैंने पूछा सरकार ये तय करेगी। NRC, NPR, CA जब तक ये वापस नहीं जाता जब तक ये विरोध चलेगा। बात ये है कि आप NPR लेकर आ रहे हैं 1 अप्रैल से, NPR के जरिए NRC शुरू कर रहे हैं, आप लोगों को डिसइनफ्रेंचाइज करना शुरू कर रहे हैं, लोगों की नागरिकता छीनना शुरू कर रहे हैं, तो लोग विरोध भी नहीं करेंगे? लोगों के वजूद पे सवाल है, उनके अस्तित्व पे सवाल है, उनके एग्जिस्टेंस पे सवाल है, एक एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन बन गया है। तो जब तक ये वापस नहीं जाता, जब तक समय सीमा अगर देखा जाए तो सरकार जिस तरीके से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, तो ये विरोध कब तक चलेगा? कुछ 2-3 डिमांड समय सीमा इसकी? अगर डिमांड टाइम होने में या लगने में, डिमांड पूरी होने में टाइम जाता है, या फिर ऐसा कोई सरकार की तरफ से कोई साफ नहीं है कि कब तक होगा, तो ये सवाल जो है सबके जहन में है कि जो बैठने वाले लोग हैं वो भी सोचते हैं, जो घरों पर टीवी में बैठकर देखते हैं, या फिर जो लोग जो है इससे जुड़े हुए हैं या जिसका सपोर्ट है या विरोध है, हर किसी के जो है जहन में ये सवाल है कि ये विरोध कब तक चलेगा। जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, और आज़ादी की लड़ाई का मैं रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ कि अभी जो लड़ाई चल रही है वो भी एक आज़ादी की लड़ाई है, ये एक दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। पहले आज़ादी की लड़ाई तो चलिए जो है अंग्रेज़ों से थी, यहाँ पर अंग्रेज़ तो है नहीं। गोरों से लड़े थे, अब चोरों से लड़े हैं। भगत सिंह ने क्या बोला था कि गोरे चले जाएंगे लेकिन लोगों पे दमन तोषण चलता रहेगा, और वही हिंदुस्तान के अंदर आज हो रहा है। क्या गोरे नहीं हैं, हमारे अपने लोग हैं जो हमारे पर जुल्म कर रहे हैं, तो अपने लोग जुल्म करेंगे तो क्या हम उनसे आज़ादी नहीं चाहेंगे? अगर देश के अंदर आज इतनी बदहाली है, 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, 10,000 किसान आत्महत्या कर रहे हैं सरकारी आंकड़ों के हिसाब से, और सरकार के लिए ये सब मुद्दे ही नहीं है। बजट आया, बजट में हेल्थ की कटौती कर दी, एजुकेशन की कटौती कर दी, लेकिन 4,000 करोड़ रुपए आपने NPR को दे दिए हैं। विरोध कब तक आप पूछ रहे हैं? विरोध ये सरकार तय करेगी, और जब तक सरकार वापस नहीं जाती, जब तक हम इसको बढ़ाते रहेंगे। सरकार भी 2 टाइप की सरकार है, एक केंद्र सरकार है, एक राज्य सरकार है। महाराष्ट्र के अंदर जहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, यहाँ BJP सरकार नहीं है, यहाँ सरकार एक ऐसी सरकार बनी है जो BJP के मुखालिफ अपने आपको बोलती है। तो ये बात तो मैं यहाँ के राज्य सरकार से भी बोलता हूँ, आप कल को रेजोल्यूशन लाइए, बोलिए महाराष्ट्र में NPR नहीं होगा, लिखित में लाइए, असेंबली में लाइए। आप उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं कि NRC नहीं होने देंगे, तो NRC नहीं होने देंगे तो जो है महाराष्ट्र में CA के सपोर्ट में, NRC नहीं होने देंगे लेकिन CA के सपोर्ट में उनका। वही तो मैं बात बोल रहा हूँ, ये कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बो पैकेज है। आप तीनों पे आप रेजोल्यूशन लेकर आइए और आप ये बोलिए कि हम NPR को रोकेंगे, जो NRC का पहला कदम है। 1 अप्रैल से NPR महाराष्ट्र के अंदर नहीं होगा। जब तक वो ये बयान नहीं देते तब तक विरोध चलेगा। एक चीज़ छोटे से पूछना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में सरकार जो है NCP है, कांग्रेस है, सेना के समर्थन में है, सेना के साथ में है,
कुछ लोग जो है कांग्रेस और एनसीपी का विरोध है सीए एनआरसी से, लेकिन जो है शिवसेना का जो है सपोर्ट है सीए को। तो सरकार तो दोनों एक साथ में है, तो कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैं यही अपील कर रहा हूँ और आपके ज़रिए ये अपील करना चाहता हूँ, ये सीएए गैर संवैधानिक है। ये सवाल ये नहीं है कि बाहर के लोगों को नागरिकता देने की जो बात लोग सपोर्ट कर रहे हैं सरकार को वो भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार के साथ में बने हुए हैं। मेरा सवाल बिल्कुल साफ है कि वो विरोध कर रहे हैं स्टेज से अपने, लेकिन सरकार के साथ में है, सरकार का समर्थन है सीएए को। ये तो बोला फिर गया, उनके लिए जब क्या? सरकार बनाई गई महाविकास आघाड़ी की, उसके कॉमन मिनिमम था। कॉमन मिनिमम में धर्मनिरपेक्षता भी एक सेंट्रल सवाल था। अगर धर्मनिरपेक्षता पे कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है तो फिर आप बीजेपी के मुखालिफ कैसे हुए? या ये बोला गया कि शिवसेना बदल गई है, शिवसेना पहली वाली शिवसेना नहीं है, शिवसेना सेकुलर हो गई है। अगर शिवसेना सेकुलर हो गई तो उसका लिटमस टेस्ट क्या होगा? लिटमस टेस्ट ये नहीं होगा आपने एक पार्टी को आपने बाहर कर दिया। उसका लिटमस टेस्ट ये होगा कि अगर संविधान पर कुछ हमला होता है, सीए का हम विरोध क्यों कर रहे हैं? नहीं, मेरा सवाल अभी भी वही है, आप इस पर जवाब पूरी तरीके से नहीं दे रहे हैं साफ तरीके से। मेरा सवाल बिल्कुल छोटा सा है कि जो है कि अगर शिवसेना का सीए को समर्थन है, एनसीपी कांग्रेस भी सेना का समर्थन कर रही है, तो क्या कांग्रेस और एनसीपी को सेना का साथ छोड़ना चाहिए या नहीं? देखिए, ये तो मैं उन पर छोड़ता हूँ, लेकिन सवाल ये है कि ये सवालिया निशान पर एनसीपी और कांग्रेस पे भी है। जो आपने कॉमन मिनिमम बनाया है महाविकास आघाड़ी का, उस कॉमन मिनिमम पे अगर कोई इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, फिर कॉमन मिनिमम किस चीज़ का बनाया है? क्या सिर्फ सत्ता पाने के लिए कॉमन मिनिमम बनाया है? कुछ उसूलों पे कॉमन मिनिमम बनाया है? तो आपने महाराष्ट्र में आकर इस तरीके कोई स्पीच में अपने कहा है कि जो है कि जो सरकारी पार्टियां जो मतलब जिस सरकार में जो समर्थन कर रही हैं, चाहे वो कांग्रेस एनसीपी, बिल्कुल नाम लेकर मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि वो सेना का समर्थन कर रही हैं और सेना का सीए को सपोर्ट है, तो इन दोनों पार्टियों के लिए आपका क्या जवाब? एक बात मैंने आज यहाँ मुंब्रा में बोली, हमारा कोई सियासी मुफाद नहीं है। हम किसी के विरोध में प्रदर्शन में नहीं निकले हैं, किसी चीज़ के डिफेंस में समर्थन में निकले, विरोध में निकले हैं। वो समर्थन, वो किस चीज़ को हम बचा रहे हैं? अपने संवैधानिक अधिकारों को हम बचा रहे हैं। क्यों बचा रहे हैं? क्योंकि बीजेपी हमला कर रही है। अगर ये हमला कांग्रेस की तरफ से आए, ये हमला एनसीपी की तरफ से आए, या किसी और राज्य में ये हमला जेडीयू की तरफ से आए, या टीएमसी की तरफ से आए, या लेफ्ट की तरफ से आए, या ए पार्टी बी पार्टी ए टू जेड पार्टी की तरफ से आए, अगर किसी भी पार्टी की तरफ से आएगा तो उसका विरोध होगा। सिर्फ महाराष्ट्र में क्यों? मैं तो राजस्थान में, जहाँ कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत की सरकार है, बोल रहे हैं एनआरसी नहीं होने देंगे, एनपीआर का कोई जिक्र नहीं कर रहे। या फिर मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार है, एनआरसी का जिक्र कर रहे हैं लेकिन एनपीआर के बारे में कुछ बोल नहीं रहे। तो मैं तो बोल रहा हूँ उनकी भी मुखालफत कर रहे हैं। जब तक आप एनपीआर पे अपना पोजीशन क्लियर नहीं करेंगे, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एनआरसी, बहुत समय नहीं रह गया, 50 दिन बचे हैं, जब तक आप उस पर रेजोल्यूशन नहीं लाते, मुखालफत आपकी भी होगी। सवाल था दिमाग में हर किसी के जो है, आखिरकार जेएनयू में हर बार क्यों ऐसा होता है कि जेएनयू का नाम ही सबसे ज़्यादा आता है? विरोध में हो, किसी भी चीज़ का जो है सवाल उठाना हो, सरकार से पूछना हो, जेएनयू का नाम आता है। फिर कई चीज़ें आती है जेएनयू में कि जो है कि उसमें जो है देशद्रोही लोग पढ़ते हैं, इस तरह के जो है कि बहुत सारी चीज़ें आती है, हालांकि कोई चीज़ सिद्ध हुई नहीं है। इस तरीके की चीज़ें आती, क्यों आखिरकार जेएनयू ही को ही टारगेट किया जाता है? जेएनयू को टारगेट किया जाता है बिकॉज जेएनयू एक उम्मीद है, एक मॉडल है कि पब्लिक एजुकेशन क्या होना चाहिए। एक मॉडल है जो पूरे देश के लिए, जिसने बहुत सारे लोग जो सोच नहीं सकते कि आगे पढ़ाई कर पाएंगे, वहाँ आगे पढ़ पाते हैं, बिकॉज वहाँ का फीस स्ट्रक्चर इतना कम है, वहाँ का एडमिशन पॉलिसी इतना इंक्लूसिव है, और इसलिए जेएनयू पे हमला है। वो चाहते नहीं कि जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटीज़ बचें, वो चाहते हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बने, कि जेएनयू खत्म हो, जेएनयू यूनिवर्सिटी बने, 150 रुपये वाली फ़ी वाली यूनिवर्सिटी खत्म हो जाए, 10 लाख रुपये फ़ी वाली प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन जाए। प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनेगी, उनको मुनाफा होगा, उनके जो अंबानी जी उनका मुनाफा होगा, आप और मैं जाकर 10 लाख रुपये देकर पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए जेएनयू पे बार बार हमला कर रहे हैं। आपने बोला देशद्रोहियों का अड्डा बताते हैं ये लोग जेएनयू को। 5 जनवरी को जेएनयू के अंदर कुछ नकाबपोश आके हमला किया, उन सब लोगों की शिनाख्त हो चुकी है वो नकाबपोश कौन है। अगर देशद्रोही कोई था तो वो लोग थे जिन्होंने नकाबपोश हमला किया, छात्रों पे हमला किया, टीचर्स पे हमला किया, टीचर्स को लहूलुहान कर दिया। 1 महीने से ऊपर हो गया। दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? दिल्ली पुलिस ने कितनों को गिरफ्तार किया? देश विरोधी तो वो लोग हैं जो डंडा लेकर आते हैं, बैट लेकर आते हैं, निहत्थे छात्रों को मारते हैं, टीचर्स को मारते हैं, आतंक का माहौल फैलाते हैं। आतंकवादी तो वो लोग हैं। दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? हाथ पाथ धरे बैठी हुई है। तो उमर खालिद को क्यों टारगेट किया जाता है? देखिए, उमर खालिद को टारगेट करने का, उमर खालिद तो एक बहाना था, जेएनयू निशाना था। कन्हैया कुमार एक बहाना था, जेएनयू निशाना था। वो चाहते थे कि जेएनयू का आवाज़ को दबा दिया जाए, और सिर्फ जेएनयू नहीं, जेएनयू से पहले हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, रोहित वेमुला के साथ जो हुआ, हमको एंटी नेशनल बोला गया, रोहित वेमुला को भी एंटी नेशनल बोला गया। उससे पहले एफटीआईए में क्या हुआ, उससे पहले आईआईटी मद्रास में क्या हुआ, उसके बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया में क्या हुआ, उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्या हुआ। इस सरकार को सोचने वाले लोगों से प्रॉब्लम है, जो लोग सोचते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं और फिर सवाल पूछते हैं, क्योंकि सवालों के जवाब नहीं है। तो जो भी सवाल पूछेगा उसको बदनाम किया जाएगा, टुकड़े टुकड़े कहेंगे। सिर्फ मुझको नहीं बोला जाता, इस इंटरव्यू के बाद शायद आपको भी बोला जाए। चलिए, तो खैर बोलने वाले हैं, बोलते रहेंगे। और दूसरा एक चीज़ था जो है कि हर किसी को जानना है, जो लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो लोग बैठे हैं वहाँ पर, उनकी पर्सनल लाइफ जो है पूरी तरीके से देखा जाए तो डिस्टर्ब हो चुकी है।
उमर खालिद की पर्सनल लाइफ कैसी चल रही है इस बार? मैं आपसे ही पूछूंगा, चलिए। देखिए, अब अभी जिम्मेदारी है, एक जिम्मेदारी है, और इतिहास हमसे पूछेगा कि जब देश में इतना बड़ा हमला हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे? क्या आप चुपचाप बैठे हुए थे या आपने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई? मैं जीत हार की बात कर ही नहीं रहा, क्या आपने आवाज़ उठाई या नहीं उठाई? एक बहुत आइकॉनिक फ़ोटो है हिटलर के समय का कि सारे लोग हिटलर को सैल्यूट कर रहे हैं, एक आदमी चुपचाप खड़ा हुआ है। जो लोग सैल्यूट कर रहे हैं आजकल, आज उसको नहीं पूछा जाता। जो इंसान चुपचाप खड़ा है, जो हिटलर को सैल्यूट नहीं कर रहा, उसको पूछा जाता है, वो उसके बारे में बोला जाता है, आज भी उसको याद किया जाता है। ये हमसे भी आज से 50 साल बाद यही पूछा जाएगा कि 2020 में जब ये हमला हो रहा था तो आप और मैं क्या कर रहे थे? तो अब ये लग्जरी नहीं है कि हम पर्सनल लाइफ को बचा लें। पहले तो हम अपने अस्तित्व को बचाएंगे। अगर आज घर से नहीं निकले तो शायद कल को देश से निकलना पड़े, तो पर्सनल लाइफ तो बाद में आएगी। पर्सनल लाइफ बचाने के लिए तो हम बाहर आए हैं कि हम भी चाहते हैं कि हमारा एक पर्सनल लाइफ हो। हम भी चाहते हैं कि हम जाएँ, पढ़े लिखें, तो हमारे बच्चों को पीटा ना जाए, उनको बैट नकाब पोशा के मारे ना। हम भी जाएँ, हम भी शादी करें, हमारा भी एक फैमिली लाइफ हो। लेकिन आज यही सब तो थ्रेट पे है। तो अगर थ्रेट पे है पिछले 3 महीने से, चलिए पूरी लंबी कहानी बहुत हो गई, पिछले 3 महीने से जो है उमर खालिद किस तरह की लाइफ जी रहे हैं? देखिए, पिछले 3 महीने से क्या, पिछले 4 साल से जब भी मुझे कुछ गलत लगता है तो मैं गलत के खिलाफ बोलता हूँ, आगे भी बोलता रहूँगा। अगर कुछ गलत हो और मैं चुप रहूँ, वो मेरी पर्सनल लाइफ को, वो मेरे मेंटल पीस को ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। मुझे ये मतलब नहीं है कि मैं आसानी से जीऊँ। मैं चाहता हूँ कि देश के लोग आसानी से जिएँ, सबको बराबरी मिले, सबके हक सुनिश्चित हों, सबको रोटी कपड़ा मकान शिक्षा रोज़गार मिले। हटा दीजिए मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। देश में 10,000 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों का देश है, देश को क्यों परवाह नहीं है इस बात की? चलिए, एक आखिरी सवाल तो बहुत सारे हैं और जो है शायद अगर गुफ्तगू करें तो बहुत लंबा भी चलेगा। छोटा सा आखिरी सवाल करके ख़त्म करता हूँ कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं सवाल पहले पूछ चुका हूँ, फिर से पूछना चाहूँगा, ये प्रोटेस्ट आखिर कब तक चलेगा? हम तो चाहते हैं ये प्रोटेस्ट 5 मिनट में ख़त्म हो जाए। सरकार पहलकदमी ले। नरेंद्र मोदी अभी रात के में, इस समय आधी रात को कैसा जाके पहलकदमी ले? क्या वो लोग शाहीन बाग में आए, दूसरी जगह आए, या फिर कहाँ से वो लोग? देखिए, बात ये है कि पिछले 2 महीने हो गए, अभी दिल्ली का चुनाव चल रहा है। दिल्ली के चुनाव में शाहीन बाग को बदनाम करा जा रहा था, अलग अलग किस्म के बयान दिए जा रहे थे। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने भी आके बोला कि शाहीन बाग एक सहयोग नहीं, एक प्रयोग है, एक एक्सपेरिमेंट है। क्या नरेंद्र मोदी ने एक शब्द भी बोला उन 3 लोगों के बारे में जिन्होंने आके गोलियां चलाई? क्या नरेंद्र मोदी ने एक शब्द भी बोला उस 57 साल की महिला के बारे में जो कोलकाता के पार्क सर्कस में, वहाँ के शाहीन बाग में बैठी हुई थी, उसकी मौत हो गई? या वो 4 महीने का बच्चा जो अपनी माँ के साथ आया था, उसकी मौत हो गई? या फिर उन 23 परिवार वालों का जो यूपी में जिनको मार दिया गया, या वो 2 परिवार वाले जिनको कर्नाटक में मार दिया गया, या 5 परिवार वाले जिनको आसाम में मार दिया गया? आज कर्नाटक के अंदर एक माँ और एक टीचर गिरफ्तार हैं देशद्रोह के आरोप में, क्योंकि उन्होंने प्ले किया था CAA के विरोध में। और उसी कर्नाटक के अंदर बाबरी मस्जिद को गिराते हुए प्ले किया गया, तो उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। अनुराग ठाकुर जो खुलेआम आके बोलते हैं कि गोली मारो सालों को, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। विचारधारा को हटा दीजिए, CAA को भी हटा दीजिए। क्या हम नहीं चाहते हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास, हमारे देश की सरकार के पास थोड़ी सी संवेदना हो कि अगर किसी के परिवार में मौत होती है तो प्रधानमंत्री आएँ और बोलें कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपको इंसाफ मिलेगा? उत्तर प्रदेश के अंदर जितने लोगों को गोली लगी है, सबको वेस्ट के ऊपर गोली मारी गई है। वो क्या दिखाता है कि वहाँ जो पुलिस फायर कर रही थी, क्राउड को कंट्रोल करने के लिए नहीं कर रही थी, वहाँ मारने के लिए कर रही थी। कहाँ वेस्ट के ऊपर गोली चलाई जाती क्राउड कंट्रोल करने के लिए? सब हटा दीजिए। इतने दिन हो गए, नरेंद्र मोदी अपने आप को मुसलमान बहनों का भाई बोलते थे ना, बोलते थे ट्रिपल तलाक का कानून ला के मैं मुसलमान बहनों को इंसाफ दे रहा हूँ। उनकी मुसलमान बहनें वहाँ बैठी हुई हैं, उनके बारे में नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार, उनकी मीडिया क्या बोल रही है कि 500 रुपये लेके आती हैं। अब वो सामने आ गया कि वो झूठ था, झूठा प्रोपेगेंडा था, तो उनको बदनाम किया जा रहा है। अरे आओ एक बारी बात कर लो ना। अमित शाह बोलते हैं कि मैं खुला चैलेंज देता हूँ राहुल गांधी को, CAA पे डिबेट करो। मैं बोल रहा हूँ मैं खुला चैलेंज देता हूँ, मेरे साथ डिबेट करो। मुझे भी हटा दो, शाहीन बाग की नानियों के साथ डिबेट कर लो। कब तक राहुल गांधी के साथ डिबेट करोगे? क्या जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको कुछ संदेश है एक शॉर्ट में, छोटे में? देखिए, कोई संदेश नहीं है, उनको सलाम है मेरा। मैं बहुत छोटा हूँ उनको कोई संदेश देने के लिए। उनसे हमको जज्बा मिला है, उनसे हमको बहादुरी मिली है। अगर शाहीन बाग की नानियाँ दादियाँ ये पहलकदमी नहीं लेती, उस समय जब जामिया में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इतना ज़्यादा जुल्म हो रहा था, पुलिस घुस के मार रही थी, अगर उस रात 15 दिसंबर की रात जब ये सब जामिया और AMU में हो रहा था, उस रात शाहीन बाग की नानियाँ दादियाँ निकल कर आई थी, अगर उन्होंने वो हिम्मत नहीं दिखाई होती तो आज ये आंदोलन यहाँ नहीं आया होता। तो उनको सलाम है मेरा, उनकी बहादुरी को सलाम है मेरा, और उनके जज्बे से हमको जज्बा मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया गली न्यूज़ से बात करने के लिए। ये थे उमर खालिद, जिनका साफ कहना है कि जब तक सरकार जो है बैकफुट पर नहीं जाती, या जो है प्रोटेस्टर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उमर खालिद और उनके सहयोगी, या फिर देश भर में जितने लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जब तक उनकी बात मानी नहीं जाती जो है, वो लोग इसी तरीके से प्रोटेस्ट करते रहेंगे। फरहान खान।